अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 1 की एक्सरसाइज। इसकी ट्रांसलेशन हमने कर ली थी, एनिमल राइट्स इन इस्लाम शोइंग कंपैशन। तो इसकी एक्सरसाइज पे सीधा चलते हैं और इसके प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा इसी में। तो सबसे पहले इसका पोस्ट रीडिंग और प्री रीडिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन क्या है जी? डू यू बिलीव it's important to consider the well-being of animals? Why? Yes, it's important to consider the well-being of animals because it reflects our moral values and compassion. Ensuring their welfare promotes a harmonious relationship between the humans and animals, contributes to the biodiversity and enhances our own mental or emotional health. तो जाहिर सी बात है जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। जानवर ही मुख्तलिफ नबातात मुख्तलिफ मखलूक़ात बन के जैसे दुनिया गुलदस्ते को मुख्तलिफ रंगों के फूल मिल के खूबसूरत बनाते हैं, उसी तरह पूरी ज़मीन को भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैवान मिलकर खूबसूरत बनाते हैं। उसके बाद पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ पेट और एनी डोमेस्टिक एनिमल एट होम, हाउ शुड यू ट्रीट इट? ठीक है, इफ यू हैव अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल एट होम, यू शुड ट्रीट इट विद काइंडनेस एंड केयर. Provide a balanced diet and ensure access to the fresh water at all times. Regular exercise and playtime are essential for their physical and mental well-being. देखें, इनके लिए एक्सरसाइज क्या, कोई वॉक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग जानवर रख तो लेते हैं, बस वो जानवरों को बांध के ही रखते हैं। ठीक है, तो उनकी एक्सरसाइज वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आगे यही क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज के। हाँ जी, यही करते हैं। अब देखें, क्वेश्चन 1 है, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ द प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन प्री इस्लामिक अरेबिया मेंशन्ड इन द पैसेज। ठीक है, कि क्या कहा गया लेसन में? एनिमल्स वर ऑफन टाइड टुगेदर एंड किल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द अदर एनिमल्स। ठीक है, ये मेंशन किया गया कि दूसरे जानवरों के सामने उनको कत्ल किया जाता था। सम बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स वर कट व्हाइल दे वर स्टिल अलाइव। ठीक है, जानवरों के आज़ा काट लिए जाते थे। When an owner died, the riding animal was tied to the grave and starved to death. जब कोई मालिक मर जाता था, सवार मर जाता था, तो उसके ऊंट को भी क्या करते थे? उसकी कब्र के साथ भूखा मार देते थे। How many ayahs in the Quran are dedicated to the dealing with animals, and what are some surahs named after the animals or insects? There are more than 200 verses, ayahs in the Quran dealing with the animals. Some surahs named after the animals or insect include Al-Baqarah, इसका मतलब है गाय, अल-अनाम द कैटल, ठीक है, अल-नाल द बीज, अल-नमल द आंट, अंकबूत द स्पाइडर एंड अल-फील ए एलिफेंट। ठीक है, तो ये है। According to the Quran, what interconnectedness among living beings highlighted, and what benefits do animals bring to human life? The Quran highlights that the all living beings are communities like humans, emphasizing their interconnectedness. Animals provide warmth, benefit, and food for the humans. देखिए, अब ये हम जानवरों से क्या क्या फवायद लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि आप कभी पढ़ने की कोशिश करें तो आपको एक एक आंट पे, एक चिमटी पे किताबें भरी हुई मिल जाएंगी कि ये कितना ज़रूरी है इंसान के लिए, कि ये ज़मीन पे अगर रहे तो कौन कौन सी ये इंसान के लिए मुश्किलात को ख़त्म करती है। लेकिन इंसान वही है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिले तो इस बारे में सोचें। What are some teachings of the Hazrat Muhammad Rasulullah sallam regarding the treatment of the animals as mentioned in the passage? He emphasized the kindness and the compassion toward the animals. ठीक है, तो आपने क्या कहा कि जानवरों के साथ शफीक रहो। He forbade the beating animals on the fist and the pulling them by the ears. ठीक है, कि उन्हें कान से भी नहीं खींचना चाहिए। He discouraged the making animal fight each other and mutilating them. ठीक है, कि उन्होंने कहा है कि जानवरों को एक दूसरे के साथ लड़वाना भी नहीं चाहिए और ना ही उनके अज़ा काटने चाहिए। Provide the examples from the passage where Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam prohibited certain actions toward the animals and reasoning behind these prohibitions. He prohibited the pulling animals by the ears because it causes more pain. ठीक है, क्योंकि कान से पकड़ना ज्यादा अजियतनाक है। He forbade beating animals on the face due to their sensitivity. कि चेहरे पे मारना ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा हसास है। He prohibited the killing for the certain creatures like ants and bees
highlighting the importance of mercy toward the living all living beings. ठीक है, तो उन्होंने इनको मारने से भी मना किया. How does Islamic teachings on the animal right offer a timeless and universal framework? Islamic teachings provide the ethical guidelines for the treatment of the animals that are applicable across all times and cultures, promoting compassion and responsibility. ठीक है, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि इस्लाम वो दीन नहीं है कि जो 1400 साल पहले आया था तो उस वक्त के लिए था, और ये भी नहीं है कि ये आज के दौर के लिए. इस्लाम एक इतना जिद्दत पसंद मजहब है, दीन है, जो आती दुनिया तक सबके लिए क्या है, उतना ही मॉडर्न है जितना दुनिया मॉडर्न हो सकती है. How do Islamic principles direct ethical treatment of the animals in today's industrialized and modern world? Islamic principles encourage responsible stewardship and humane treatment of the animals, guiding the individuals and societies to ensure the animals are treated and ethically despite modern practices that may lead to the mistreatment. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइज दुनिया हो गई है तो उनके लिए अब इंडस्ट्री, इसका क्या मतलब है, इनको कैसे. अब देखें, लोग इंडस्ट्रियां बनाने के लिए जंगल काट देते हैं. ठीक है, और फिर जंगल काटने के लिए क्या करते हैं, जानवर सामने आ जाए तो या उनका शिकार कर लिया जाता है या कुछ भी कर दिया जाता है. सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारे मुआशरे में जानवरों के साथ मजीद क्या क्या हो रहा है. कैन यू शेयर एनी पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर यू acted kindly toward an animal or witnessed someone else doing so? हाँ, ये देखें. I once found a stray dog that looked malnourished. I approached it slowly and offered it some food. After it ate, I contacted a local animal shelter to ensure it received care. I also witnessed a friend who found a fallen bird and gently placed it back in its nest, showing the kindness to a vulnerable creature. ठीक है, इसमें दो वाक्य, एक अपना बताया गया और एक दोस्त का बताया गया कि दोस्त ने एक परिंदे को देखा तो उसे उसकी जगह पर पहुंचाया, और किसी ने कुत्ते को ये देखा कि उसके पास खाना वगैरह का कमी है तो उसको वो खिला दिया गया. In today's world, where animals mistreatment is still common, and what actions can we take individually or community to ensure animals are treated ethically? ठीक है, एडवोकेट फॉर द एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर, लोगों को पता होना चाहिए कि जानवरों के हकूक क्या है. स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट द एनिमल्स, कि जो जानवरों का ख्याल रखती हैं. एजुकेट अदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स, कि जानवरों के साथ किस तरह का सलूक पेश किया जाए, सबको पता होना चाहिए. रिपोर्ट केसेस ऑफ एनिमल क्रुएल्टी टू अथॉरिटीज, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि जानवरों के साथ कहीं पे जुल्म हो रहा है तो वो क्या करें, उसे बताएं. तो इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये हो गए. उसके बाद टॉपिक सेंटेंस. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लोग समझते हैं कि ऐसे लिखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बार याद रखें, ऐसे कोई मुश्किल चीज नहीं है. इसके बारे में आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना है. उसी तरह ऐसे में जैसे थीसिस स्टेटमेंट होता है, तो हम जरा टॉपिक सेंटेंस को देखते हैं. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. टॉपिक सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं, एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं ना, एक पैराग्राफ के अंदर जो एक सेंटेंस होता है, उस पैराग्राफ के बारे में ओवरव्यू देते हैं, उसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन योर पैराग्राफ इज द टॉपिक सेंटेंस. सेम वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है. ठीक है, तो आगे देखते हैं जी. Which clearly states the subject of the whole paragraph. The topic sentence is usually the first sentence of the paragraph because it gives an overview of the sentences to follow. अब ये देखिए, यहाँ क्या गया है, टिपिकली तो ये पहले होता है, लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो दरमियान में या कहीं बीच में लिख देते हैं. लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है, इसी चीज को फॉलो करना है, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको नहीं पता कि कहाँ पे. तो अच्छी बात है कि पहले ही लिख दिया जाए. The supporting sentences after the topic sentence help to develop the main idea. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ये है कि आप डेफिनेशन देख लें तो दैट इज मोर देन इनफ. नो, यू हैव टू गिव डेटा अबाउट दैट एज वेल. ठीक है, आपने उसके मुताबिक डेटा भी देना होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस भी देने होते हैं. These sentences give us specific details related to the topic sentences
A final or concluding sentence often restates or summarizes the main idea of the topic sentence. ठीक है, अब देखिए जो आखिरी सेंटेंस होता है वो आपके बारे में बताता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। कभी भी एम्बिगुअस नहीं छोड़ना, मुबहम नहीं छोड़ना, नॉन क्लियर स्टेटमेंट को नहीं छोड़ना, क्लियरिटी के साथ छोड़ना है। It is important to locate the topic sentence as it guides the reader through the paragraph. ठीक है, तो देखें को तो कहता है कि ये टॉपिक सेंटेंस का पता चल जाए तो पता चल जाता है कि पैराग्राफ किस चीज के मुतालिक है। An effective topic sentence inform the reader about of the subject। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब मेन थीम, ये जितनी भी चीजें हैं इनके बारे में वो बताता है। स्ट्रेसेस द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू और एटीट्यूड, और इससे ये भी पता चलता है कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फॉर एग्जांपल आगे एग्जांपल दी गई होगी कि सोशल मीडिया पॉजिटिव रोल भी अदा कर रहा है, नेगेटिव भी कर रहा है। अगर किसी ने नेगेटिविटी पे लिखना है तो वो स्टेटमेंट भी उसी तरह की, टॉपिक सेंटेंस भी उसी तरह का बनाएगा। अगर किसी ने उसको इंडोर्स करना है या सपोर्ट करना है तो वो उसका टॉपिक सेंटेंस भी अलग होगा। इंट्रीग्स द रीडर टू कंटिन्यू रीडिंग, और फिर वो क्या करता है, तजस्सुस डालता है रीडर में भी। इतना कोहिजन और इतना इंटरकनेक्टेडनेस होती है कि रीडर का दिल करता है कि मैं पढूं। क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एक्शन। ठीक है, तो सेंस ऑफ एक्शन भी जाहिर सी बात है कि जब आप इतना अच्छा लिखेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर देखें जब बातें करते हैं उनका ये सेंस ऑफ एक्शन ही होता है कि जिससे आपको दिल करता है कि हाँ आप भी वही करें। ठीक है, इट्स नॉट वैग रैम्बलिंग टू नैरो टू ब्रॉड। ठीक है, तो ना तो ये बहुत ज्यादा तल्ख होता है और ना ही इधर उधर होती है बात इसमें, ना ही ये बहुत छोटा होता है और ना ही कोई बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तवाजुन में होता है। अब देखें एग्जांपल देखें, ये जो रेड है ये अपना उसका टॉपिक सेंटेंस है, जो ब्लू लिखा हुआ है ये उसी की सपोर्टिंग डिटेल है और कंक्लूजन है ग्रीन वाला। In today's fast-paced digital age, the impact of the social media is on interpersonal relationship is unquestionable। ठीक है, अब देखें एक बंदा जो अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे रहा है, अब देखें इसी चीज को वो ये ब्लू राइटिंग में भी सपोर्ट कर रहा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी कनेक्ट। ठीक है, प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ब्रेकिंग डाउन द जियोग्राफिकल बैरियर्स। As people spend more time online, face to face interaction decreases। जाहिर सी बात है, आजकल देखें आप एक महफिल में 10 लोग बैठे होंगे तो 10 के 10 मोबाइल यूज कर रहे हो, तो उनको नहीं पता होता कि महफिल में क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि गरीबों की तरह या तो पहले किसी से हॉटस्पॉट का पता करेंगे, हॉटस्पॉट नहीं मिलेगा, वो बेचारे इतने मजबूर होते हैं कि अपनी गैलरी में पुरानी पड़ी हुई तस्वीरों को दोबारा स्क्रॉल करने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल का सबसे वफादार रिश्ता यही रह गया है, अंगूठे और टच का। Despite its advantages, excessive social media usage can lead to the isolation and superficial sense of connection। ठीक है, यही हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो excessive use of everything is poison। ठीक है, तो in conclusion, recognizing the nuances of the social media's influence allows us to foster genuine connections while navigating the complexities of the modern communication। ठीक है, अब देखें ये कंक्लूजन उसने दे दिया है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में आपने जाना है। आप अगर कंक्लूजन की बात करें, अब देखें कंक्लूजन में वो कोई बात ऐड कर देता मजीद, तो कंक्लूजन में कोई बात ऐड नहीं करनी, उसी चीज को कंक्लूड करना है। From the above passage, we can see that the topic sentence or opening sentences clearly establishes the main theme of the paragraph। ठीक है, तो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, मेन थीम होता है द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन द कंटेम्परेरी डिजिटल एज। ठीक है, यही चीज अभी आपने पढ़ी है। द टर्म अनक्वेश्चनेबल एड्स एम्फसिस इमीडिएटली सिग्नलिंग द ऑथर सेंटेंस स्टैंस। ठीक है, देखिए अब वो जाहिर सी बात है जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने जाना है उसी की सपोर्टिंग डिटेल देनी है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर। अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है, द नेक्स्ट फ्यू सेंटेंसेस एक्सप्लोर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और द कनेक्शन। ठीक है, आप उसी को सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आप स्टेटमेंट टॉपिक सेंटेंस में कुछ लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आजकल इसने ये नेगेटिविटीज फैलाई हैं और सपोर्टिंग डिटेल कहें कि नहीं जी ये अच्छा भी है ये भी है, नहीं, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उसी के साथ आपने चलना है। अब कंक्लूडिंग सेंटेंसेस को देखते हैं। द कंक्लूडिंग सेंटेंस प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ द पैराग्राफ मेन पॉइंट।
ठीक है, को मेन पॉइंट उसमें क्या देखें, आप जब भी करते हैं एक आप कहते हैं कि इन कंक्लूजन, जितने पॉइंट आपने दिए होते हैं कि इन कंक्लूजन, उन सब का नाम लेके आप कहते हैं कि ये होगा। जैसे अदालत कहती है कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। तो वही सामने जो आपका स्टेटिस्टिक्स ऊपर आप लिख चुके होते हैं, उन्हीं की बेस पे आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना होता है। यूजुअली it has transitional devices of the conclusion used including to conclude, in conclusion, to summarize, hence, finally। ठीक है, तो कंक्लूजन के लिए ये वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो फ्रॉम द यूनिट एंड आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस स्पोर्टिंग डिटेल एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो रेड है टॉपिक सेंटेंस को मैंने ऊपर भी रेड किया हुआ है, तो इधर भी रेड है। अगर स्पोर्टिंग डिटेल इधर ग्रीन है तो इधर भी ग्रीन है, और इसी तरह इसको मैंने ये ब्लू कलर कर दिया है तो उसका कंक्लूजन भी ब्लू कलर में दिया गया है। ठीक है, इस पे टाइम ज्यादा मैं नहीं लूंगा। अब देखें, आइडेंटिफाई द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू? आल्सो नोन एज द ऑथर्स पर्सपेक्टिव is the way the writer sees or feels about the subject they are writing about. They are writing about. It is shaped by their personal beliefs, experiences, and attitude. For example, read two paragraphs on the topic role of social media. अब ये देखें दोनों सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया इज पावरफुल टूल। क्या बताया गया? पावरफुल टूल दैट कनेक्ट्स द पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कनेक्ट्स द पीपल वर्ल्ड वाइड, इनेबलिंग द इंस्टेंट कम्युनिकेशन। क्या है? इंस्टेंट कम्युनिकेशन है and sharing of ideas. It promotes the creativity and encourage the collaboration। ठीक है, collaboration है आजकल among the users of all ages। With platforms like Instagram, Twitter, students gain access to the wealth of knowledge and inspiration, making learning more interactive and enjoyable than ever before। ठीक है, अब देखिए हमारे आजकल के टीचर का भी ये इश्यू है कि वो क्लास में आजकल अथॉरिटेटिव होने की कोशिश करता है, लेकिन आजकल की जो यूथ है इसके बारे में अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें तो ये वो यूथ है जो बुजुर्गों को भी समझा रही है। ठीक है, तो नो डाउट कि हमारे पास पहले दौर में क्या होता था? पहले दौर में एक स्टूडेंट होता था, 100 स्टूडेंट होता था, एक टीचर होता था। लेकिन आजकल एक स्टूडेंट है, कोई क्वेश्चन करता है, गूगल से 100 टीचर आ जाते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो आजकल हमने म्यूचुअल रहना होगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्लास में होगा तभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। अब ये देखें, ये भी सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया के कितना हमारे बच्चे आजकल अवेयर हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब दूसरे को देखते हैं। सोशल मीडिया इज हार्मफुल डिस्ट्रैक्शन दैट आइसोलेट्स पीपल। अब देखें, इधर हार्मफुल डिस्ट्रैक्शन आ गया है और इधर ये क्या करती है? पीपल एंड डिसरप्ट्स द मीनिंगफुल कनेक्शन। ठीक है, अब इधर इंस्टेंट कम्युनिकेशन था और इधर क्या है? ये डिसरप्ट्स द मीनिंगफुल कनेक्शन। उसी चीज को देखें सपोर्ट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रियल लाइफ इंटरेक्शन। ठीक है, यंग यूजर्स वेस्ट वैल्यूएबल टाइम्स। अब इधर क्या आता है? यंग उसको क्या करते हैं? उनको वेल्थ ऑफ नॉलेज प्रोवाइड होती है, और इधर क्या है? वैल्यूएबल टाइम उनका वो खराब होता है। द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू अनरियलिस्टिक इमेज एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैन डैमेज सेल्फ स्टीम एंड कॉज एंग्जाइटी। तो जाहिर सी बात है, ये भी है आजकल। देखें, लोग कहीं पे भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा सर में दर्द हुआ तो मुंह में थर्मामीटर लेके स्टेटस आ जाएगा, इमोजी आ जाएगी। कहीं पे जा रहे हैं स्ट्रीक आ जाएगी, क्योंकि लोग आजकल खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए जी रहे हैं। और बार बार देखेंगे कितने लोगों ने उनका स्टेटस या स्ट्रीक उनका सीन किया है और कितने लोगों ने कमेंट किया है। अगर किसी ने नहीं किया तो पता नहीं, कहते हैं कि पता नहीं यार क्यों किसी ने कमेंट नहीं किया। ठीक है, अब देखें, नाउ फॉलो द गिवन पॉइंट्स analyzing the word choice and tone. Examine the specific word and tone. For instance, ask yourself, what words or phrase suggest the author feels positively or negatively? ठीक है, अब आप देखेंगे कि कौन से लफ्ज आपको लगता है कि पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द सोशल मीडिया? कि कैसे देखें ड्रॉबैक्स यहाँ पे कैसे बताए हैं इस पैराग्राफ में। ठीक है, एक एक लाइन को अगर आप एग्जामिन करें तो आपको लगेगा हाँ ठीक बताए। In the above given examples, contrasting word and phrase like powerful tool versus harmful distractions or promotes creativity, waste valuable time, ये अभी मैंने आपको उधर कंपेयर करके दिखाया है। Reveal each writer's viewpoint। ठीक है, राइटर तो दोनों है, एक ही चीज पे लिख रहे हैं, एक नेगेटिविटी बता रहा है और एक पॉजिटिविटी बता रहा है। और ये कभी नहीं होता कि नेगेटिव सोचना हमेशा नेगेटिव ही होता है, कभी कभी नेगेटिव सोचना भी पॉजिटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसने जहाज बनाया
उसने कहा है जहाज उड़ेगा। अब जिसने नेगेटिव सोचा कि जहाज गिर भी सकता है, उसने पैराशूट बना दिया। ठीक है, तो इसी तरह तो कभी कभी नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। यूजिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइज, ग्राफिक्स आप कैसे बना सकते हैं किसी के भी व्यू पॉइंट, जो आप डायग्राम्स बनाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ व्यू पॉइंट ऑन द राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल आपका अपना हो सकता है, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप राइटिंग स्टाइल आपका कॉमिक हो सकता है। ठीक है, आप देखें राइटर पैशनेट अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज, लैंग्वेज टू कन्विंस रीडर के कौन से रीडर्स के लिए लिख रहे हैं। अगर आप मैट्रिक के लोगों के लिए लिख रहे हैं, अगर आप पीएचडी के लोगों के लिए लिख रहे हैं, आप आम लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो आपने उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है, अब ये देखें वोकैबुलरी एंड ग्रामर को देखते हैं। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है? सुप्रीम सिग्निफिकेंस। कंपैशन का क्या मतलब है? एम्पथी। ठीक है, हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस का क्या होता है? पीसफुल एग्जिस्टेंस। सेंशियंट बीइंग का क्या है? फीलिंग ऑर्गेनिजम्स। अननेसेसरी सफरिंग का क्या मतलब है? अवॉइडेबल पेन। अब नीचे क्या करने हैं? एंटोनिम बताने हैं। ये सब के ने पहले ही दे दिए हैं। ठीक है, एक्नॉलेजिंग का क्या मतलब है? निग्लेक्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताने हैं? एंटोनिम बताने हैं। एक्नॉलेजिंग का निग्लेक्टिंग है। कंपैशन का इंडिफरेंस है। कंपैशन किसको कहते हैं? एक चाही जाने वाली कैफियत है, किसी का सहारा बनना, हमदर्दी के जैसे ही। ठीक है, अब सिंपथी एम्पैथी दोनों एक चीज है। इनडिफरेंस, बेनियाज, कि किसी को मतलब बेनियाजी किसको कहते हैं? कि आपके सामने जो भी हो रहा हो आपको फर्क भी ना पड़ता हो। एसेंशियल का क्या मतलब होता है? लाइक सिग्निफिकेंट और वाइटल का भी वही मतलब होता है जो एसेंशियल का होता है। तो इसके लिए हमारे पास डिस्पेंसेबल है। इंट्रिकेटली लिंक्ड, डिस्कनेक्टेड। ठीक है, और उसके बाद है एंटोनिम ऑफ प्रोफाउंड, सुपरफिशियल। प्रोफाउंड किसको कहते हैं? डीप को कहते हैं, देर पा रहने वाले को कहते हैं। सुपरफिशियल किसको कहते हैं? कि जिसका कोई लॉन्ग लास्टिंग ना हो। उसके बाद है प्रोनाउन, कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखें कंक्रीट क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, ऑल नाउन। अब ये आगे देखें, इसकी डिटेल लिखी है। व्हाट आर कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन डिस्क्राइब द फिजिकल थिंग दैट कैन बी सेंस्ड। और ये कैसे कैसे? या तो ये 5 सेंसेस हैं, देखें 5 सेंसेस के थ्रू जो फील की जा सके उसे क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉक, बटरफ्लाइज, ग्रैंड मदर्स, ये सारी क्या है? बैक्टीरिया, एटम। ठीक है, मैंने ज्यादा इस पे टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी सेंस्ड। ठीक है, दीज आर आइडियाज, इमोशंस और इनटेंजिबल थिंग। इनटेंजिबल थिंग का भी वही मतलब है कि अनटचेबल थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन आवर माइंड, जो माइंड में रहती है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस। क्या इंटेलिजेंस को आप टच कर सकते हैं? फील तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एजुकेशन। ठीक है, ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसी की डिफरेंट टाइप्स, कैटेगरीज बताई गई हैं सेम। इमोशंस या फीलिंग्स अगर हूं तो ये भी जाहिर सी बात है एब्स्ट्रैक्ट ही है। एब्स्ट्रैक्ट की फीलिंग बताई गई है, स्टेट ऑफ मूड, सच एंगर वगैरह, सच एज एंगर वगैरह। और इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स भी कुछ हो सकती हैं, जैसे ट्रेट, फीचर, क्वालिटी, वर्च्यू। ठीक है, और वॉइस। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? उनकी टाइप्स हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, जैसे लॉजिक, प्रिंसिपल, आइडियाज। ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब ये देखिए आइडेंटिफाई द 6 एब्स्ट्रैक्ट एंड 6 कंक्रीट नाउन्स। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, तो जो यहाँ ग्रीन हाईलाइटेड है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं। और यहाँ पे इसको इस कलर से किया है, तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं? कंक्रीट नाउन है। उसके बाद देखिए नाउन फ्रेजेस हैं। नाउन फ्रेजेस यहाँ पे ये जो हाईलाइट किए गए हैं ये सारे क्या हैं? नाउन फ्रेजेस हैं। उसके बाद इसने अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी की डेफिनेशन दी। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन है जो है मैंने कर दी है। अब देखें एग्जांपल, देखें आगे। नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, नाउन फ्रेज के बारे में ये बात याद रखें कि नाउन फ्रेज नाउन की जगह ये इस्तेमाल होता है। फ्रेज हम किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन फ्रेज है या नहीं? एक बात याद रखें, सेंटेंस को हमेशा क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देना है। सब्जेक्ट से पहले वाला भी क्या होता है? नाउन होता है। उसके बाद वर्ब, अच्छा वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, वो भी नाउन होता है। और वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, वो भी नाउन होता है। ये देखें मैंने यही चीज आपको यहाँ पे लेके बताई हुई है। ठीक है, अब देखें
वर्ब से पहले और वर्ब के बाद आप चीजें देखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब देखें, द ब्राइट सन इन द स्काई वार्म्ड, अब ये वर्ब हो गया ना। ये जब वर्ब हो गया तो वही चीज हमारे पास उससे पहले वाली क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, और सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। अगर सिर्फ होता सन, सन वार्म द एंटायर प्लेग्राउंड, तो वो हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट होता या सिर्फ नाउन होता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वो जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये सारा जो अंडरलाइन किया गया है ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। अब देखें, द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नाउन हो गया। एडमायर्ड, अब ये वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब के बाद वाला भी क्या हो गया, द कलरफुल आर्ट वर्क ऑन द क्लासरूम वॉल्स। ठीक है, अब ये देखें वही चीज हमारे पास आ गई कि ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ एक साथ नहीं होते। फ्रेज और क्लास में यही फर्क है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब एट द सेम टाइम नहीं आते। अब नाउन फ्रेज एज अ कम्प्लीमेंट देखें, जवेद इज द मैन विद द बियर्ड। ठीक है, जवेद द मैन विद द बियर्ड, तो ये उसी चीज के बारे में सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है या नाउन कम्प्लीमेंट क्या होता है, जो नाउन के बारे में बता रहा हो, जो किसी चीज के बारे में बता रहा हो। कंपोनेंट्स ऑफ नाउन फ्रेज कौन कौन से हैं? इसमें एक नाउन हो सकता है या कंजंक्शन हो सकता है या दोबारा एक नाउन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, रिजवान एंड सलीम मोर देन वन नाउन है। म्यूजिक एंड डांस, एक से ज्यादा चीजों के नाम दिए गए। स्कूल्स एंड ऑफिसेज, वही चीजें। ठीक है, अ जेरेंड एंड अ नाउन, जेरेंड और नाउन भी हो सकता है। जेरेंड क्या होता है, जो आईएनजी पे एंड हो, एज एन नाउन यूज हो तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। देखिए, रीडिंग बुक्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये देखें जेरेंड। लिसनिंग टू द म्यूजिक, ये भी हमारे पास क्या हो गया, जेरेंड वाला। इसी तरह आर्टिकल के साथ भी हो सकता है, एडजेक्टिव एंड नाउन के साथ भी हो सकता है। द न्यू गर्ल, द आर्टिकल है, न्यू क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, नाउन है। हमारे पास ये भी नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, इसी तरह अ थ्री लेग पपी। ठीक है, अब पपी देखें कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, और इसी तरह थ्री लेग, तीन टांगों वाला। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा हाइफन के साथ कैसे हम एडजेक्टिव बनाते हैं। आ क्या है, आर्टिकल हो गया, अ थ्री लेग पपी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अ क्या है, आर्टिकल है। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। वाच क्या है, नाउन है। यहाँ पे भी वेल नोन एडजेक्टिव है, और इसी तरह म्यूजियम क्या है, नाउन है, और द आर्टिकल है। ठीक है, सेम एन आर्टिकल, अ नाउन एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, सेम वही चीज, आर्टिकल आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें, अ बिल्डिंग नाउन आ गया। ठीक है, तो नियर आ गया प्रीपोजिशन। द बस स्टैंड दोबारा वही नाउन। ठीक है, ये सारी चीजें, कोई भी इनमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड अ नाउन। एक बात याद रखें, दीज बुक्स बिलोंग टू द सलमान, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। बाज़ औक़ात हम कंफ्यूज कर जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये देखिए, मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। दीज बुक्स आर माइन। अब देखिए, ये जो दीज है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव तो है। चार ही डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, कौन कौन से, दिस दैट, और दो इन्हीं के प्लूरल होते हैं, दीज दोज। ठीक है, अब देखें, दीज बुक्स आर माइन, ये जो दीज है ये किसके साथ आया हुआ है, ये आया हुआ है नाउन के साथ। किसके साथ आया हुआ है, नाउन के साथ। तो जब नाउन के साथ आया हुआ है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर यही मैं इस तरह लिख देता हूं, दीज आर माई बुक्स, अब ये दीज यहाँ पे क्या हो गया, यहीं पे ये प्रोनाउन हो गया, क्योंकि बुक्स के साथ नहीं लगा हुआ, ये बुक बाद में आया हुआ। ठीक है, तो वही चीज जब प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगी तो प्रोनाउन है, जब वो नाउन के साथ आई हुई है तो एडजेक्टिव है। अब आगे देखें, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो ये मैंने लिख दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये हाईलाइटेड हैं। आगे देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि पास्ट में, माजी के अंदर जो गुजर गया है वक्त, उसमें कोई काम जारी हो। ठीक है, द एक्शन आर इवेंट दैट वर ऑन गोइंग और एट प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। होता क्या है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज वार होता है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब देखें, शी वाज स्टडीइंग व्हेन द फोन रैंग, अब वी वर प्लेइंग सॉकर। ठीक है, वही बात, मेरा नहीं ख्याल कि टेंसेस को मजीद ज्यादा टाइम देने की जरूरत है हमें।
डिस्क्राइबिंग ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट, या बता रहा है कि किन किन चीजों को ये जाहिर करता है। शी वाज रीडिंग अ बुक, एक्सप्रेसिंग द साइमल्टेनियस एक्शन इन द पास्ट, के दो, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही वक्त पर दो चीजों का होना। वाइल आई वाज कुकिंग माई फ्रेंड वाज वाचिंग टीवी, ठीक है, इसे कहते हैं साइमल्टेनियस एक्शन। इंडिकेटिंग अ टेम्परेरी सिचुएशन और द बैकग्राउंड एक्शन, ठीक है, ही वाज स्लीपिंग व्हेन द गेस्ट अराइव, ठीक है, बैकग्राउंड सिचुएशन बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब देखें यहाँ पे, रीड द पैसेज बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी तो व्हाइल आई वाज कुकिंग, माय फ्रेंड्स वर प्लेइंग, ठीक है, द रेन वाज पोरिंग, तो एंड थंडर वाज रंबलिंग, यहाँ पे वाज ऐड कर लीजिएगा, मैं भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये मेरे ख्याल में मैंने पास्ट सिंपल में किया हुआ है, ठीक है, इसको नोट कर लें। ठीक है, इसको नोट कर लें क्योंकि हमने किस में करना है, ये दोबारा देखें, पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। ऊपर वाले तो मैंने ठीक किए हुए हैं, यहाँ पे देखें, एज आई वाज प्रिपेयरिंग द मील, आई वाज प्रिपेयरिंग द मील। इसी तरह माई फ्रेंड्स वर टेलिंग फनी स्टोरीज, वर टेलिंग, दोबारा कह रहा हूं कि इसे ठीक कर लीजिएगा, एंड वी ऑल वर लाफिंग टुगेदर, ठीक है, इनको ठीक कर लीजिएगा। माजरत, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं उस वक्त मैं किस माइंड में था, ये मैंने पास्ट सिंपल में कर दिए, बाकी ऊपर वाले ठीक किए गए। तो आगे देखिए, गार्डियंस of the wild animal rights and conservation, students will engage in a research based discussion। अच्छा, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, ये आपको टीचर दे सकता है, अगर कोई टीचर है तो ये देख लें। कामन्स केस स्टडी, कामन्स लाहौर के चिड़ियाघर में एक हाथी था जिसका नाम कावन था, तो एक बाहर से एक बंदा आया, कोई वो वेटरनरी डॉक्टर था और वो जानवरों की साइकोलॉजी देखता था, तो ये अकेला था, उसे लगा कि इसकी यहाँ पे जहनी कैफियत खराब है। कामन विंस फ्रीडम, ये कंताब पब्लिशर की बुक में एक चैप्टर भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं, ये जानवर, ये आपको केस स्टडी के तौर पे बता रहा हूँ, कोई देख रहा है तो ये आप कोट कर सकते हैं इसे। फिर उसे बाहर मुल्क ले जाया गया उसके बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा शोशा इसके खिलाफ हो गया था कि हाथी का माहौल ठीक नहीं है। आप यूरोपियन वर्ल्ड को देख सकते हैं कि वो जानवरों की कितना हिफाजत और टाइम उनको देते हैं, ठीक है। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, एनी एक्शन डन बिफोर नाउ, वो पास्ट में चला गया, ठीक है। या आप इसमें ये भी कह सकते हैं, पास्ट इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट वर कंप्लीटेड एज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। सेम वही डेफिनेशंस हैं। शी वॉक्ड, ये वह टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और किसी में भी नहीं होता। किस किस चीज को शो करता है, कंप्लीटेड एक्शन को, टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, तो इसी तरह सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन के बारे में भी बताता है। दे टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस इवेंट्स एंड हैपेंड इन द पास्ट, दे अराइव्ड अनपैक्ड एंड सेटल्ड इनटू द होटल रूम। इसी तरह पास्ट हैबिट्स के बारे में, एवरी मॉर्निंग ही वेंट फॉर अ रन इन द पार्क, ठीक है, वही चीज। इंटरप्टेड एक्शंस, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग, ठीक है, ये सारे वही। उसके बाद देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नोट द वर्ब। अब वर्ब हमने यहाँ पे नोट कर लिए, चेंज द वर्ब इनटू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस पास्ट की बात करें तो इसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो मैंने वही लगा दिए। द सन शोन ब्राइटली, यहाँ पे चिर्प्ड आएगा, यहाँ पे वॉकड आएगा, यहाँ पे बॉट आएगा और यहाँ पे मेट, यहाँ पे टॉक्ड आएगा, यहाँ पे वॉच्ड और यहाँ पे वेंट, ठीक है। उसके बाद देखें, स्टूडेंट विल डिस्कस अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सब टॉपिक्स रिलेटेड टू द एनिमल राइट्स एंड कंजर्वेशन। अब ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिख दिया है, अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात आए तो ये मैंने स्पीशीज लिख दिए हैं कि जायंट पांडा, बड़ा पांडा होता है, माउंटेन गोरिल्ला, स्नो लिपर्ड है, ब्लू व्हेल है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसी तरह एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की बात आए तो हमें उनके वेलफेयर का ख्याल रखना चाहिए, उनके राइट्स का ख्याल करना चाहिए कि बेजा उनको कैद नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट टू फ्रीडम होनी चाहिए, उनकी सही हिफाजत करें। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द एनिमल बर्ड क्या है, उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, जो लोग जंगल काट रहे हैं, जंगल तो जानवरों के रहने की जगह नहीं है। फूड स्कार्सिटी है, जाहिर सी बात है, आप पौधे काटते जाएंगे तो
फूड भी कम हो जाएगा जानवरों के लिए। क्लाइमेट चेंज है, यही दरख्त हैं जो ऑक्सीजन हमें देते हैं, अगर ये ना दे तो माहौल सारे का सारा बिगड़ जाता है, गर्मियां ज्यादा हो जाती हैं। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जाहिर सी बात है आजकल देखिए जानवरों को पकड़ा जाता है फिर ट्रांसपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। स्टूडेंट विल चूज द सब टॉपिक ऑफ देयर रिसर्च, ये आप अपने मुताबिक रिसर्च टॉपिक अपना चूज करके कर सकते हैं। अब ये देखें द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, ऐसे का ये स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। जैसे ये देखिए बर्गर बनाया गया है, हैव अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस, कि इसका एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। मेक अ न्यू पैराग्राफ व्हेन यू टेक अप अ न्यू पॉइंट, एक नए पॉइंट के लिए हमेशा नया पैराग्राफ शुरू करें। हैव अ प्रॉपर कंक्लूडिंग सेंटेंस विद द सपोर्टिंग सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद क्या करें, प्रॉपर सेंटेंस उसको नतीजे तक पहुंचाए। ये जिस तरह बर्गर बनाया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कभी ऐसे लिखना हो तो वो कहते हैं कि ये उसकी आइडियल बॉडी होती है। सबसे पहले तो 10 to 13% जो होता है इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन आजकल मॉडर्न कहते हैं कि 13% ही होना चाहिए। मैंने आपको एक एवरेज बताया है, 10 to 13% इंट्रोडक्शन होता है और इसी तरह 80% बॉडी होती है और फिर 7 to 10% कंक्लूजन होता है। लेकिन आइडियल ये है कि 13% इंट्रोडक्शन हो और 7% कंक्लूजन हो, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हैं, ये 7% इसे कंसिडर करें और इसको क्या करें, 13% कंसिडर करें। उसके बाद इंट्रोडक्शन में होता क्या, इंट्रोडक्शन कहते हैं टेल मी व्हाट यू वांट टू टेल। इंट्रोडक्शन में आप वही बताते हैं कि जो आप बताना चाहते हैं। उसके बाद मेन बॉडी में आप क्या करते हैं, टेल मी आप बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन में अगर पॉल्यूशन पे आप ऐसे लिख रहे हैं, आप उसमें बताएंगे कि वाटर पोल्यूशन होती है, नॉइज होती है, सॉइल होती है, ठीक है, ये आप बताएंगे। लेकिन फिर एक एक पैराग्राफ में उन सबको बताएंगे। और जब एक पैराग्राफ में बताएंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट पैराग्राफ होगा तो इसमें सिर्फ एयर पोल्यूशन बताएंगे, और इसमें आएंगे तो सिर्फ नॉइज पोल्यूशन बताएंगे, इसमें आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन बताएंगे, सबको मिक्स नहीं करना। ये देखे ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी न्यू पॉइंट शुरू करना है तो न्यू पैराग्राफ शुरू करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसे। ये सिंपल एसे है। ट्रीज आर एसेंशियल टू लाइफ प्रोवाइडिंग द न्यूमरस बेनिफिट्स टू द ह्यूमंस एनिमल्स, ठीक है, वही चीज फर्स्ट पैराग्राफ उसी को उसने सेकंड पैराग्राफ लिख दिया, थर्ड पैराग्राफ उसके बाद कंक्लूजन भी दे दिया गया है। राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइफ, इसको आप टैकल कर सकते हैं। ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि लकीर का फकीर ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इस आउटलाइन पे लिख सकते हैं। ये यूं समझें कि जितने पॉइंट आपको दिए गए हैं ये एक एक पैराग्राफ इस पे लिखा जा सकता है। उसके बाद है कि समरी राइटिंग। समरी राइटिंग क्या होती है, कंडेंसिंग अ लॉन्गर टेक्स्ट मेन आइडियाज इनटू अ शॉर्टर वर्जन। वन थर्ड आप करके लिख देते हैं, जो भी चीज होती है इसको समरी राइटिंग कहते हैं। और इसके बाद कौन कौन से पॉइंट आपको फॉलो करने चाहिए, बिगिन बाय रीडिंग द पैसेज अटेंटिवली, तवज्जो के साथ उसको पढ़ें और मेन आइडियाज को देखें। हाईलाइट द टॉपिक सेंटेंस, और आपको जो लगता है कि उसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट अंडरलाइन करते जाएं क्योंकि आपने समरी लिखनी है। कंडेंस द इंफॉर्मेशन, अगर एक चीज 7-10 सेंटेंसेस में लिखी हुई है तो उसको 2-3 में ले आएं। समराइज द पैसेज इन योर ओन वर्ड, ये हमारे बच्चे क्या करते हैं, जो हमारा समरी वाला क्वेश्चन हो तो उसमें भी मोस्टली वो यही काम करते हैं कि वो यहीं से ही टेक्स्ट उठा के लिख देते हैं। एक बात याद रखें, उसको समझना होता है और फिर अपने अल्फाज में लिखना होता है। वहां से आप टेक्स्ट कॉपी कर देते हैं वहां से लिख के, तो इससे आपको नंबर नहीं मिलते। इंफॉर्मेशन वाइल रिटेनिंग द कोर मीनिंग, अवॉइड नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, आप उससे अननेसेसरी डिटेल खत्म कर देते हैं। आप देखें आगे इसने एग्जांपल दी हुई है, द ट्रीज विच आर लोकेटेड इन द फॉरेस्ट provide the habitat for the countless species. They offer both shelter and food for animals. They help to maintain the biodiversity in the ecosystem. अब देखिए वहां पे 3 सेंटेंसेस थे, यहाँ पे इन्हें कंसाइज सेंटेंस कैसे लिख दिया, फॉरेस्ट ट्रीज नॉट ओनली प्रोवाइड हैबिटेट, फूड एंड शेल्टर फॉर द स्पीशीज बट आल्सो सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, उसी चीज को एक सेंटेंस में लिख दिया। सेम इसी तरह आप भी करते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर, ठीक है, अरेंज करें पहले। उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी तारीख पे कोई बात लिख रहे हैं तो 1990 की बात पहले आ जाए और 1970 की बाद में आ जाए, तो आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है।
स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे अहम पॉइंट हो उसी से शुरू करना है, ठीक है। फॉलो अ सिक्वेंशियल फ्लो, फिर उसके बाद चलते जाएं। रिव्यू एंड रिवाइज, हमारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में लिख देते हैं एसआरएम की, गलती हो जाती है, उसके बाद वो रिव्यू नहीं करते। मेक रिविजन्स, उतना रिवाइज करें कि जितना आप कर सकते हैं, और ताकि आप उसको वो करें। अब उससे आपको फायदा क्या क्या होगा ये देखे नीचे। प्रूफ रीडिंग क्या होता है, क्रूशियल सेंस एस गारंटीज द कोहेरेंस, आपको पता चल जाता है कि आपने सेंटेंस कितना कनेक्टिविटी के साथ लिखा है, एक्यूरेसी के कितना अच्छा लिखा है, क्लैरिटी के उसकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद स्पेलिंग की मिस्टेक है तो वो आप ठीक कर सकते हैं, ग्रामर की है तो वो कर सकते हैं, पंक्चुएशन कहीं कामा वगैरह इन्वर्टेड कामा रह गया तो वो खत्म कर ठीक कर सकते हैं आप। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द वर्क आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद देखिए व्हाट टू लुक फॉर द ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग, अच्छा क्या किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए प्रूफ रीडिंग के दौरान ना। क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। चेक फॉर द क्लैरिटी, अब क्या लोग कुछ कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस लिखना शुरू कर देते हैं जिससे राइटर का ध्यान इधर उधर हो जाता है, पता समझ नहीं आती कि ये क्या लिख रहा है। देखें सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उसको सिंपल ही रहने दें, ठीक है। For example, the reason why forests are so important is because they play a critical role in supporting wildlife, providing clean air, and helping to regulate the climate, all of which are essential for the maintaining a healthy environment. The above passage can be simplified as forests are essential for wildlife, clean air, and climate regulation, supporting a healthy environment. उसी चीज को उसने क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया। फोकस ऑन द सेंटेंस वैरायटी, ठीक है। कंप्लीट एंड अवॉइड द वेरी लॉन्ग सेंटेंस, बहुत ज्यादा लंबे सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, शी enjoys reading books, she also likes watching documentaries, in her free time she writes in her journal। अब देखिए इसी का रिवाइज्ड और एडिटेड वर्जन क्या है, शी enjoys reading books, watching documentaries and journaling in her free time, कि उसमें कनेक्टिविटी आ जाए। उसके बाद एग्जामिन द वर्ड चॉइस, उसके बाद देखिए आपने अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए हैं, कहीं पे वो वर्ड। अच्छा लोग कहते हैं कि लोगों को लगता है कि अगर हम लफ्ज ठीक करके लिखेंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने चीट किया, नहीं, इससे आपके एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन भी जा सकता है कि बच्चे ने प्रूफ रीडिंग की है और उसके लिए सहूलत पैदा की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, ये देखें बताया गया है कि कौन कौन सी गलतियां किस तरह। अब लकी के स्पेलिंग तो ये हैं, अगर आपने इस तरह पहले लिखे हैं तो इसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऐड है, ठीक है। कोई भी चीज ऐड करनी हो तो ये वाली जो अलामत है ये वहां पे स्पेस में डाल के उसके ऊपर या नीचे आप लिख सकते हैं उस लाइन के, ठीक है। और जिस चीज को रिमूव करना हो ये अलामत है, ठीक है। ऐड पंक्चुएशन, ये अलामत है, ठीक है। और इसी तरह कैपिटलाइज करना हो तो ये अलामत है, ठीक है। और इसी तरह लोअर केस की बात हो, छोटा करना हो तो ये बात है, देखें, ठीक है। इसी तरह फेवरेट पार्ट की बात हो तो ये कुछ आपको उसके टेक्टिक्स बताए गए, उसके सिंबल बताए गए, ठीक है। तो इनको अगर आप फॉलो करें तो आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। होपफुली किसी न किसी हद तक मैंने आपके लिए शायद आसानी पैदा की होगी। तो आप बता सकते हैं कि मजीद किस तरह मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।